हेलो फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट सीरीज में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। ध्यान रखेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है और एक आधारभूत समझ विकसित करने के लिए आवश्यक भी है। इसलिए जो भी बच्चा सिविल सेवा की तैयारी करता है, केवल यूपीपीसीएस ही नहीं, यूपीएससी की तैयारी करता है, उनके लिए यह कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार रहने वाला है। एक समझ हमारी विकसित होनी आवश्यक है ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ। आज मैंने जिस कॉन्सेप्ट को लिया हुआ है वह इतिहास लेखन के दौरान अक्सर आप पढ़ते हैं और वह कॉन्सेप्ट है प्राच्यवाद यानी ओरिएंटलिज्म जिसको कहते हैं। प्राच्यवाद क्या है? प्राच्यवाद या प्राच्यवादी अवधारणा क्या है और भारत के संदर्भ में यह अवधारणा किस प्रकार से लागू होती है? किस प्रकार से भारत के संदर्भ में इस अवधारणा को लागू किए जाने का उद्देश्य उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने से जुड़ा रहा है? इन सब की चर्चा यहाँ पर करेंगे। अक्सर जब भी हम बात करते हैं इतिहास लेखन के दौरान, वहाँ देखते हैं कि भारत में जो भी ब्रिटिश अधिकारी आते हैं उसके दो वर्ग हैं। एक प्राच्यवादी है जो भारतीय परंपराओं का प्रशंसक माना जाता है। इस समूह ने, जिसमें विलियम जोन्स वगैरह है, इस समूह ने कहा कि भारत की परंपराएं बेहद शानदार है और किसी भी रूप में यह यूरोप की परंपराओं से कमतर नहीं रहा है। बस इस पर थोड़ा और हमें फोकस करने की आवश्यकता है। जबकि इसकी तुलना में दूसरे जो चिंतक रहे हैं, चाहे उपयोगितावादी चिंतक को देखें या कैम्ब्रिज हिस्टोरियन आदि को देखें, उन्होंने, या आंग्लवादी चिंतक है, एंग्लिस्ट जिसको कहते हैं, वह बार बार भारतीय परंपरा की आलोचना करता है, प्राच्यवादी परंपरा की आलोचना करता है और इसे एक पिछड़ी हुई परंपरा बताता है। अब यहां पर तत्काल भारतीय होने के नाते एक मन में एहसास हो जाता है कि शायद प्राच्यवादी यानी ओरिएंटलिस्ट जो थिंकर है वो हमारे फायदे के लिए सोच रहे हैं और जो आंग्लवादी चिंतक हैं वो हमारे साथ विपरीत हमारी परंपराओं का तिरस्कार करते हैं। जैसे कि आप मैकले को देखेंगे। मैकले कहता है कि यूरोप के एक अलमारी के एक सेल्फ में रखी गई किताबों में जितने ज्ञान भरे पड़े हैं, भारत और अरब जगत की संपूर्ण ज्ञान उसके सामने फीकी है। तो आपको सुनने में बड़ा क्रोध आता है कि ये तो आंग्लवादी बड़े एंग्लिस्ट जो हैं वो बड़े कठोर व्यवहार करते हैं भारतीयों से, और जो प्राच्यवादी है वो कहते हैं कि नहीं नहीं, भारतीय परंपरा बहुत अच्छी है और भारत की परंपरा इतनी अच्छी है जो यूरोप कहीं भी उसके सामने मतलब यूरोप से कमतर तो बिल्कुल नहीं है। अगर बढ़ा चढ़ा के नहीं भी कहा जाए तो आपको लगता होगा कि यह प्राच्यवादी अवधारणा भारतीय के लिए अच्छा रहा होगा, या ऐसे चिंतक जो हैं वह भारतीय की परंपरा की प्रशंसा करके भारतीयों का गौरवगान करना चाहते हैं। लेकिन जब हम उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को समझते हैं, वहां पर यह ध्यान रखना होता है, जैसा कि मैंने एक शब्द बार बार दोहराया है कि अंग्रेज अगर मुस्कुराए तो भी अपने फायदे के लिए मुस्कुराए। तो जो प्राच्यवादी अवधारणा है या प्राच्यवादी अवधारणा के जो चिंतक हैं भारत में, जिन्होंने भारतीय परंपरा को अच्छा बनाया, भारतीय परंपराओं का अध्ययन किया और भारतीय परंपराओं का अध्ययन उन्होंने संस्कृत ग्रंथों के माध्यम से किया, तो इनके बड़े प्रशंसक बन गए। तो यहां पर यह अवधारणा कि भारतीयों के प्रशंसक है या भारतीयों को फायदा पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है, यह अवधारणा बिल्कुल भी हमें स्पष्ट रूप से खंडित करनी चाहिए। कारण है कि जैसा कि प्राच्यवाद शब्द का जहां से उल्लेख हुआ है, जिस विद्वान ने उल्लेख किया है, उसने भी इस बात को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि प्राच्यवादी परंपरा वस्तुतः उपनिवेशवाद को ही आगे बढ़ाने वाली परंपरा रही है। इसके संदर्भ में जो विचारक है या जो विचार है, उनको क्रमबद्ध तरीके से जल्दी समझने के लिए मैंने पीडीएफ का प्रयोग किया है, पीपीटी का प्रयोग किया है। जरा उन शब्दों को देखते हैं और बीच बीच में हम इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। यहां पर दो लोग दिख रहे हैं, एक विलियम जोन्स है, मान लो ये विलियम वारेन हेस्टिंग्स है, और एक विलियम जोन्स है। ये दोनों प्रचंड प्राच्यवादी माने जाते हैं भारत के संदर्भ में। लेकिन प्राच्यवाद की अवधारणा केवल भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया के संदर्भ में है, और पश्चिमी विचारक एशिया और अरब जगत को प्राच्यवादी मानते हैं, जहां की सभ्यता का प्राचीन काल में विकास हुआ था। इस क्रम में हमने देखा कि एक वायरन है फ्रांसीसी। देखिए, यहां पर हमें देखना होगा कि फ्रांसीसी कलाकार लॉर्ड वायरन ने 1812 में ओरिएंटल स्टडीज यानी प्राच्य अध्ययन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। यह शब्द यहीं से उभरता है, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रिय होता है जब एडवर्ड सईद ने, एक अमेरिकी दार्शनिक है,
उन्होंने प्राच्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1978 में किया था। 1978 में उन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिएंटलिज्म, यानी एक बुक लिखी, प्राच्यवाद एक बुक लिखा, यानी ओरिएंटलिज्म नामक एक बुक लिखा, जिसके माध्यम से यह दर्शाने की कोशिश की कि प्राच्यवादी अवधारणा एक तरह से उपनिवेशवाद का ही विकसित रूप है। क्या कहा उन्होंने? इस अवधारणा के साथ एडवर्ड सईद ने अरब और इस्लामिक सभ्यता के संदर्भ में प्राच्यवाद का विश्लेषण करते हुए साम्राज्यवाद से प्राच्यवाद के गहरे संबंध और उसके राजनीतिक निहितार्थ को रेखांकित किया। इन्होंने असल में कहने की कोशिश की कि यूरोपीय विद्वान या यूरोपीय अधिकारी इस बात को भली भांति महसूस करते थे कि जिस सभ्यता पर या जिस संस्कृति पर हम शासन करने जा रहे हैं उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और उपनिवेशवादी प्रक्रिया जैसे जैसे परिवर्तित होती रही वैसे वैसे इस विचारधारा में भी परिवर्तन उन्होंने लाया। शुरुआत के दौर में आप देखेंगे वाणिज्यवादी उपनिवेशवाद है, जहां पर कि बहुत कुछ परिवर्तन करने की भारत में जरूरत नहीं थी, तो यहां की परंपराओं का अध्ययन किया गया। यहां की परंपराओं पर लिखे हुए जो ग्रंथ थे प्राचीन काल के, उनको अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। जैसे आप देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम को, आप देखेंगे कोलब्रुक डाइजेस्ट को अनुवादित किया गया। आप देखेंगे अ कोड ऑफ जेंटू लॉ बनाया गया, कॉर्नवालिस कोड बनाया गया। यह सब क्या था? यह सब था भारतीय परंपराओं के आधार पर भारतीय शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देना, ताकि यहां पर शासन सुव्यवस्थित रूप से किया जा सके। क्योंकि व्यापक औपनिवेशिक उद्देश्य नहीं था, यहां कोई प्रोडक्शन हमें करना नहीं था, यहां से जो प्रोडक्ट है उसको ले जाकर के निर्यात करना है, तो प्रशासन में बहुत अधिक परिवर्तन की हमें आवश्यकता थी नहीं। लेकिन जैसे ही स्वरूप परिवर्तित होता है वैसे ही ओरिएंटलिज्म की सोच भी प्रभावित हो जाती है। तो एडवर्ड सईद ने स्पष्ट रूप से कहा कि असल में यह एक राजनीतिक निहितार्थ है, ऐसी विचारधारा एक राजनीतिक निहितार्थ के तहत दी जा रही है ताकि उपनिवेश पर हम बेहतर तरीके से शासन स्थापित कर पाए। यूरोपीय विचारकों का यह चित्रण सभी पूर्वी समाजों के बारे में बताता है। क्या कहता है कि यूरोपीय विचारकों का यह चित्रण सभी पूर्वी समाजों को तर्क बुद्धि से वंचित, दुर्बल और पतनशील के रूप में दर्शाता है। इसके विपरीत वह पश्चिम को बुद्धि संगत, बलवान और पौरुषपूर्ण चित्रित करता है। इन्होंने कहा कि देखो, जो प्राच्यवादी चिंतक हैं भारत के संदर्भ में भी, उन्होंने कहा कि भारत की परंपराएं तो बहुत अच्छी थी। वैदिक काल में देखो कि कैसी समानता थी, अन्य काल में भारत की परंपराएं कितनी महान हुआ करती थी। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि भारत की परंपराएं या अरब जगत की परंपराएं अब पतनशील है। पहले आप अच्छे थे, अब नहीं हैं। अब अगर आपको अच्छा बनना है, आधुनिक बनना है, तो आपको ब्रिटिश शासन के अधीन आना पड़ेगा। एक तरह से ब्रिटिश शासन के औचित्य को साबित करने के लिए मुलायम तरीके से, कम कठोर तरीके से भारत पर उपनिवेशवाद पद्धति को लागू करने के उद्देश्य से प्राच्यवादी अवधारणा स्थापित की गई, ऐसा एडवर्ड सईद कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने क्या कहा, भारतीयों को कहा कि आपकी प्राचीन परंपराएं बड़ी अच्छी थी, लेकिन वर्तमान परंपरा अच्छी नहीं है। वर्तमान में तो पश्चिम ही सबसे अच्छा है, इसलिए आपको पश्चिम से शासित होने में गौरव का अभाव रखना चाहिए। तो प्राच्यवाद भी एक तरह से क्या है, उपनिवेशवाद का ही रूप हो जाता है। वस्तुतः यहां बताया गया कि साम्राज्यवादियों ने उपनिवेश की परंपराओं का अध्ययन कर उसके प्राचीन अतीत के स्वर्ण युग की परिकल्पना को स्थापित किया तथा बताया कि वर्तमान में यह स्वर्ण युग अब नहीं रह गया है तथा पुरानी स्थिति तक पहुंचने के लिए पश्चिमी मानकों का अनुसरण आवश्यक होगा। अब आप सोचते होंगे कि यहां पर तो भारतीय परंपरा का गुणगान किया जा रहा है। तो भारतीय परंपरा का गुणगान करते हुए प्राच्यवादियों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में पश्चिम से आपकी कोई तुलना नहीं है। आपके समाज में या सामाजिक परंपराओं में बहुत सारी बुराइयां घर कर गई है, जिसे दूर करना होगा पश्चिमी शासन व्यवस्था के तले ही। तो प्राच्यवादी अवधारणा इसलिए उभरती है, बीच बीच में मैं डिक्टेट कर देता हूं, ताकि उपनिवेश पर बेहतर तरीके से शासन किया जा सके। और इसके तहत उपनिवेश जहां बनाया गया है उसकी परंपराओं का अध्ययन किया गया, उसकी विशेषता को बताया गया, लेकिन इस तथ्य को भी स्थापित किया गया कि वर्तमान में वो परंपराएं अच्छी नहीं रह गई है, उस पर नई परंपराओं का शासन होना अनिवार्य है। और क्या कहा, भारत के संदर्भ में कई लेखक यहां पर मिल जाएंगे जो ब्रिटिश है अधिकारी, जैसे विलियम जोन्स है, वारेन हेस्टिंग्स है, जेम्स प्रिंसिप है, विलियम कैरी है, एच.एस. विल्सन है,
जैसे विद्वानों ने प्राच्यवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये लोग प्राच्यवादी विचारधारा के प्रशंसक हुआ करते थे और इन्होंने कहा इनके प्रयासों से 1784 में एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल की स्थापना हुई ताकि प्राच्यवादी परंपराओं का अध्ययन बेहतर तरीके से किया जा सके और साहित्य में अंग्रेजी अनुवाद, पुरातात्विक उत्खनन के साथ हिंदू मुस्लिम विधि ग्रंथों का अलग अलग कोड भी लिख दिया गया। अब देखिएगा कि इसी समय लगभग भारत में पुरातत्व उत्खनन शुरू होता है और बताया जाता है कि यहाँ की सभ्यता बहुत गहरी और प्राचीन सभ्यता है भी, कोई इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि भले उपनिवेशवाद पद्धति के आधार पर उत्खनन प्रारंभ किया गया हो, लेकिन जब उत्खनन प्रारंभ हुआ तो देखा गया कि भारत की सभ्यता तो प्राचीन सभ्यताओं से मेल खाती है। विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे भी पुरानी सभ्यता भारत में रही। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन इस बात को स्थापित करने के लिए कि आपकी प्राचीनता बड़ी अच्छी है और हम आपके सहयोगी है, भारत में पुराने ग्रंथों का फारसी ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और यहाँ की परंपराओं को या विधि, जैसे आप देखेंगे कोड ऑफ जेंटू लॉ है, विवादा वर्ण वशेतु जो एक बंगाल में ग्रंथ था, उसका अनुवाद कर दिया गया ताकि यहाँ पर जो प्राचीन कानून व्यवस्था है उसके अनुरूप लोगों को ढाला जा सके या प्रशासन को ढाला जा सके, क्योंकि हमें बहुत परिवर्तन उस काल में करना ही नहीं था। फिर हम क्या देखते हैं, प्राच्यवादियों की क्या मंशा है, ऐसी विचारधारा को स्थापित करने में प्राच्यवादियों की क्या मंशा है। तो वैसे ऊपर से देखने पर लगता है कि प्राच्यवादी भारतीय परंपरा के गहन प्रशंसक है, लेकिन गहराई से देखने पर इनकी विचारधारा औपनिवेशिक उद्देश्यों से ही प्रभावित लगती है। ऊपर से देखेंगे भारत की बड़ाई हो रही है तो अच्छा ही लगेगा, जैसे आपकी कोई चापलूसी करे तो आपको अच्छा तो लगेगा ना। तो इसी तरह से भारतीय परंपरा की बड़ाई हो रही है तो हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन गहन रूप से देखा जाए तो यह भी एक औपनिवेशिक उद्देश्य से ही प्रभावित लगता है। प्राच्यवादियों ने भारतीय परंपरा के अध्ययन पर बल दिया ताकि शासितों पर बेहतर तरीके से शासन किया जा सके, सुधार की गुंजाइश नहीं रखी। ऐसा नहीं हुआ कि हम भारतीय परंपरा का अध्ययन करते हैं और उस परंपरा को प्रशासन में लागू करने की कोशिश करते हैं, इस पर कभी बल नहीं दिया, सिर्फ अध्ययन किया। इसलिए अध्ययन किया ताकि आपके ऊपर आपके तरीके से ही शासन किया जा सके, बस इसलिए किया, कोई सुधार की मंशा यहां पर नहीं रखी। फिर इन्होंने क्या किया, प्राच्यवादियों ने यद्यपि भारतीय संस्कृति का गौरवगान किया, यह जरूर कहा कि भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान को अवनति का काल घोषित किया तथा यह स्थापित करने की कोशिश की कि भारत को इस स्थिति से ब्रिटिश शासन द्वारा ही उबारा जा सकता है। इन्होंने कहा आपका प्राचीन बहुत बढ़िया था, वैदिक काल बहुत बढ़िया था, लेकिन अभी आप अच्छे नहीं हैं, अभी आपसे अच्छा तो मैं हूं, इसलिए क्यों ना आप मेरी अवधारणा को स्वीकार कर लें। एक तरह से शासन आधार जो ब्रिटिशों का था उसको भी स्थापित करने की प्राच्यवादियों ने कोशिश की, और यह भारत के संदर्भ में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि प्राच्यवाद जो है वह भारत के संदर्भ में केवल नहीं है, बल्कि संपूर्ण एशिया के संदर्भ में यह विचारधारा आई थी जब यूरोपीय उपनिवेशवाद प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के औचित्य को सिद्ध करने की कोशिश की। 18वीं सदी का प्राच्यवाद उपनिवेशवाद के वाणिज्यवादी चरण से जुड़ा हुआ था। चूंकि वाणिज्यवादी चरण में यहां पर केवल व्यापार करना था भारतीय वस्तुओं का, तो प्रशासन में बहुत कुछ परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं थी या जरूरत ही नहीं थी। इसलिए इस काल का जो उपनिवेशवाद है उसमें प्राच्यवादी विचारधारा ने अवधारणा यह दिया कि भारत की परंपरा बहुत अच्छी है और ऐसे ही चलने दिया जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वस्तुतः उपनिवेशवाद के वाणिज्यवादी चरण में ब्रिटिश जरूरतें थोड़ी कम थी, बहुत अधिक कुछ परिवर्तन की गुंजाइश हमें थी नहीं। इस स्थिति में भारतीय परंपराओं के परिवर्तन की नहीं बल्कि उसे समझने की जरूरत थी, और भारत की प्राचीन परंपराओं के गुणगान और अन्वेषण द्वारा उन्होंने भारतीय संस्कृति के विश्लेषण पर अपना एकाधिकार भी स्थापित करना चाहा। पहला तो यही है कि उपनिवेशवादी परंपरा स्थापित हो, और अपने तरीके से अगर हम व्याख्या कर रहे हैं भारतीय परंपराओं की, वह भी हमारे फायदे में है। लोगों को जानकारी है नहीं, और अपने तरीके से अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपको कुछ पता नहीं था, सारी बातें मैंने ही आपको बताई। आप अच्छे थे ये आपको पता ही नहीं था, मैंने ही तो बताई है कि आप अच्छे। एक तरह से हमारे हित साधक बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इस प्रकार की रिसर्च पर वह अपना कब्जा भी करना चाहते हैं। वह दिखाना चाहते हैं कि यह रिसर्च मेरे द्वारा ही किया जा रहा है आपके फायदे के लिए। क्या क्या उन्होंने
भारतीय परंपराओं के गुणगान और अनुसरण द्वारा उन्होंने भारतीय संस्कृति के विश्लेषण पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहा। इसी क्रम में भारतीय परंपरा का गुणगान कर भारत में सुधार तथा परिवर्तन के दायित्व से भी वो बचना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर हम ऐसा करते हैं, अगर ये बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं आप लोग अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं, आप लोग अच्छे हैं, तो यहां पर हमें किसी भी प्रकार के सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। ये अवधारणा जो प्राचीवाद की है भारत के संदर्भ में लगभग आप देखेंगे 1813 तक चलती रही। 1813 के बाद यूरोप में उपयोगितावादी विचारधारा धीरे धीरे हावी होने लगी, थोड़ा पहले ही होने लगती है, और उपयोगितावादी विचारधारा ने फिर प्राचीवाद को थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश की। वैसे तो विचारधारा के स्तर पर यह बना ही रहा। आगे हम देखेंगे शिक्षा के विकास में जब अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत लाया जाता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लाया जाता है, वहां पर भी आप देखेंगे कि प्राचीवाद और आंग्लवाद के बीच में एक बहस होता है। उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत अलग से एक कॉन्सेप्ट के रूप में ही पढ़ लेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, बड़ा वीडियो नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप छोटे ही टर्म में सारी बात समझ पाए। लेकिन आपसे अनुरोध है, आप जरूर इसे एक बार टर्म के रूप में जरूर आप याद करिएगा। ऐसे टर्मोलॉजी आपको यूजीसी नेट वाले एग्जाम में भी काम देते हैं। वहां पर भी इसी प्रकार के टर्म्स को मिला करके कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि मैं यूजीसी नेट की तैयारी यहां नहीं करवा रहा, मैं तो यूपीएससी की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। ऐसे टर्मोलॉजी को ध्यान से रखेंगे। यहां आज मैंने बताने की कोशिश की कि प्राचीवाद क्या है। इसके जैसे एडवर्ड सईद ने जो अवधारणा रखी प्राचीवाद की, वही प्राचीवादी अवधारणा अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। और इस प्राचीवादी अवधारणा का मूल उद्देश्य क्या था, ब्रिटिशों के द्वारा अगर यह अवधारणा रखी गई प्राचीवाद की, तो वह क्या था। अब यह अवधारणा हमें और स्पष्ट तब हो जाएगी जब हम उपयोगितावाद को पढ़ लेंगे, यूटिलिटेरियंस को पढ़ लेंगे, और फिर यहां पर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जैसी अवधारणा को पढ़ लेंगे, तो यह विचारधारा और स्थापित हो जाएगी। क्योंकि यह कॉन्सेप्ट सीरीज लगातार चलना है, तो अब 1-2 दिन बाद ही हो सकता है कि आपको उपयोगितावादी अवधारणा मैं स्पष्ट कर दूंगा। तो वहां पर फिर प्राचीवाद और उपयोगितावाद दोनों, या आंग्लवाद जो है, दोनों को आप अच्छे से तुलनात्मक रूप से समझ पाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।